हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन चैनल। आज की क्लास में हम मेंस एग्जामिनेशन एमपीटेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड यूनिट 18 में प्रोज का जो आपका सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑफ ट्रुथ, दिस इज द एसे दैट वाज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ इसकी समरी, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑल अबाउट ऑफ ट्रुथ एसे दैट वाज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन एंड किस तरीके का ये ऐसे है। और इससे पहले हमने अभी आवर मदरलैंड दैट वाज द एसे ऑफ स्वामी विवेकानंद, उस पे हमने डिस्कशन कर लिया है। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मैं शेयर कर दूंगी, आप उसको वॉच आउट कर लीजिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास विद द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे एसेइस्ट का। एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन की अगर हम बात करें, प्रोज राइटर हैं, रेनेशा एज के रिलेटेड एंड साथ ही साथ ग्रेट फिलोसफर, पायोनियर ऑफ साइंटिफिक थॉट्स। साइंटिफिक थॉट्स के मतलब यहाँ पे बात करोगे आप, तो जो इन्होंने एसेज लिखे हुए हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक नोशन, साइंटिफिक थिंकिंग, एक वैज्ञानिक तरीके से। क्योंकि इनकी जो क्वालिटी आप देखोगे, इनकी आप ऐसे लिखने का तरीका जो देखो, एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं, बहुत ही प्रिसाइज में अपने एसेज को लिखा करते हैं और उसी में पूरा सार होता है जिस भी टॉपिक को वो पिक करते हैं वो लिखने में। उनका जो इंटरेस्ट था, बिकॉज ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस एंड रीजनिंग लीड हिम टू राइट क्रिटिकली अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ के जो पहलू हैं, हम कैसे लाइफ जीते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या क्या पहलू हैं उस लाइफ जीने के लिए, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही साइंटिफिकली और रीजनिंग वे में, एक रीजनेबल वे में बात करी है और क्रिटिकल थॉट्स अपने दिए हैं उस टॉपिक पे एंड aspects of life पे। He wrote many essays which still today receive appreciation and is up to date। और आज जो भी उन्होंने एसेज रेनेशा के टाइम पे इवन लिखे हुए हैं, क्योंकि रेनेशा राइटर थे, प्रोज राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, तो जो भी इसे उन्होंने उस टाइम पे लिखा हुआ है, दे ऑल आर इवन टुडे appreciated by the readers and बहुत ही अप टू डेटेड टॉपिक्स पे उस टाइम पे इन्होंने ये वो एसेज लिखे हैं, जो कि अब करंट लाइफ में अगर हम देखते हैं, करंट जो सिनेरियो है सोशल होने का या एक लाइफ जीने का, उसमें एक वाइटल पार्ट प्ले किया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे अब बात करते हैं अबाउट दी एसे प्रोज वर्क दैट इज ऑफ ट्रुथ। ऑफ ट्रुथ से रिलेटेड अब हम बात करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को पहले देखते हैं। Of Truth is Bacon's masterpiece, and that shows his keen observation of human being with special regard to truth. ट्रुथ के बारे में बात की है, एक सत्यता के बारे में, सच्चाई के बारे में बात की है बेकन ने इस ऐसे ऑफ ट्रुथ के थ्रू। उन्होंने मैक्सिमम जो एसेज लिखे हैं वो ऑफ लगा करके ही उसको टाइटल दिया, जैसे ऑफ ट्रुथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। ये कुछ एसेज हैं ऑफ फ्रेंडशिप, इस तरीके के एसेज उन्होंने लिखे हुए हैं। मीन्स के बारे में, ट्रुथ के बारे में, या आप कह लो स्टडी के बारे में, आप कह लो फ्रेंडशिप के बारे में, मैरिज के बारे में, सिंगल लाइफ के बारे में उन्होंने बात की है अपने एसेज में। और ये जो वर्क है ऑफ ट्रुथ, ये मास्टरपीस वर्क है फ्रांसिस बेकन का, जो कि उन्होंने सच ट्रूथ के रिगार्ड में ह्यूमन बीइंग की जो एक ऑब्जर्वेशन होती है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से लोग सच्चाई की तरफ से भागते हैं या उसको फॉलो नहीं करना चाहते, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये चीजें उन्होंने अपने इस ऐसे में बात की है ऑफ ट्रुथ में। अभी मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या क्या उन्होंने अपने ऐसे में लिखा हुआ है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये ऐसे के बारे में, ऑफ ट्रुथ के बारे में क्या क्या चीजें हैं और ऑफ ट्रुथ किससे रिलेट करता है। In the beginning of the essay, Bacon rightly observed that generally people do not care for truth. ट्रुथ के बारे में या सच्चाई के बारे में लोग जनरली जो होते हैं ना, वो केयर नहीं करते हैं, उसको एक परवाह नहीं करते हैं उसकी। जैसे पिलैट, द गवर्नर ऑफ रोमन एम्पायर का जो गवर्नर है पिलैट, while conducting the trial of Jesus Christ cares little for truth। मीन्स बिल्कुल भी वो ट्रुथ के लिए नहीं केयर करता, उसकी परवाह नहीं करता है। जब जीसस क्राइस्ट का ट्रायल चल रहा होता है, उसको लटकाया जाता है क्रॉस पे, वहां पे हैंग किया जाता है, तो वहां पे ये उस टाइम पे उस चीज को नहीं देखता है कि किस क्या चीजें होनी चाहिए। बस वो ट्रुथ को बिना सोचे समझे या बिना किसी बात को, सच्चाई को जाने, वो इस ट्रायल का पार्ट होता है, क्योंकि वो गवर्नर ऑफ रोमन एम्पायर है पैलेट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो कि है बेकन एक्सप्लोर
The reasons why the people do not like truth. First, truth is acquiring through hard work and man is ever reluctant to work hard. सबसे पहले जब उन्होंने ये अपने जो ऐसे का है वो स्टार्टिंग ही वो पिलेट से किया था, जो गवर्नर ऑफ रोमन होता है, जो कि जब हैंग किया जाता है जीसस क्राइस्ट को, उनका ट्रायल चल रहा होता है, तो वहां पे उनकी सच्चाई या उनको ट्रुथ को नहीं सुना जाता है कि क्या एक्चुअल में क्या रीजन था या इस चीज में क्या सच्चाई है कि इन्होंने गलत काम किया है या सही काम किया है। इस सबको ना सुन करके बस उनको दोषी करार दे दिया जाता है और उनका ट्रायल होता है, उनको हैंग किया जाता है क्रॉस पे। तो ये चीजें इसी से उनकी शुरुआत करी और अब वो रीजन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि रीजन क्या है कि लोग सच्चाई को क्यों नहीं लाइक करते हैं, मतलब ट्रूथ को क्यों नहीं लाइक करते हैं। अगर आपसे कोई सच्चाई किसी के बारे में आप उसके बारे में कुछ सच्चाई की बात या कह रहे हो, ट्रुथ बातें बता रहे हो, तो वो उसको बड़े बहुत ही ना कड़वी लगती हैं। तो यही वो रीजन जानने की कोशिश की है उन्होंने इस ऐसे में, और आपके साथ में शेयर किया है, रीडर्स के साथ में शेयर किया है कि ट्रुथ को लोग पसंद क्यों नहीं करना चाहते हैं। और पहला रीजन क्या उन्होंने बताया है कि ट्रुथ जो होती है वो किससे मिलता है, आपको हार्ड वर्क से मिलता है। मतलब ट्रुथ को जानने के लिए, समझने के लिए आपको हार्ड वर्क की नीड होती है। मतलब आपको पूरी चीजें जांच परख के, पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ में उसको एग्जामिन करके आपको देखना पड़ता है कि ये सच्चाई है कि नहीं है इसमें। ये इसीलिए इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। और क्या है कि लोग, मैन इज एवर रिलेक्टेंट टू वर्क हार्ड, मतलब कभी भी रिलेक्टेंट नहीं होता है ये जानने के लिए कि मैन इज एवर रिलेक्टेंट टू वर्क हार्ड मीन्स इंसान या जो मैन है, आदमी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो हमेशा अनविलिंग होता है हार्ड वर्क करने के लिए। मतलब हमें क्या होता है कि हमें कोई चीजें ऐसी मिल जाएं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमें हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना, उसके लिए स्ट्राइव करना बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है, हम उसको करना नहीं चाहते हैं। और यही रीजन है, ये पहला रीजन है कि लोग ट्रुथ से घृणा क्यों करते हैं या उसको लाइक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, अनविलिंग होते हैं, उनको करने की इच्छा ही नहीं होती है हार्ड वर्क करने की। और ट्रुथ क्या होता है, हार्ड वर्क से ही पाया जाता है, उसको जाना जाता है, समझा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंडली, ट्रुथ कर्टेल्स मैन्स फ्रीडम। क्या होता है ट्रुथ कर्टेल्स मैन फ्रीडम? मतलब क्या है कि आपको अगर किसी चीज की सच्चाई के बारे में पता होगा तो आपका क्या होगा कि ये काम करने से या इस चीज को जानने से, समझने से, या ये सच है, वो आपका क्या होता है, आपकी फ्रीडम को कम कर देता है। तो इसीलिए क्या है, सेकंड रीजन क्या है ट्रुथ को लाइक ना करने का, दैट इट कर्टेल्स मैन्स फ्रीडम। मतलब कर्टेल मतलब यहाँ पे कट करना होता है या कम कर देना होता है। तो यहाँ पे है आपकी जो फ्रीडम, स्वतंत्रता की जो आपका एक फीलिंग होगा वो आपकी कम कर देगा। ये आपको लगता है ऐसा कि ये कर देता है, और इसी वजह से लोग ट्रुथ को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी डिमिनिश कर देता है, ये आपको वो रिड्यूस कर देता है आपके फ्रीडम को। अगला है, मोर देन दैट, रियल रीजन ऑफ मैन्स डिसलाइकिंग टू ट्रुथ इज दैट मैन इज अटैच्ड टू लाइज which weakens his unnatural though corrupt love of the lie itself। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है ट्रुथ को ना लाइक करने का, वो यहाँ पे बताया है कि क्या है कि लोग क्या है कि झूठ की तरफ कुछ ज्यादा ही अटैच्ड होते हैं, और वो इसीलिए ट्रुथ को डिसलाइक करते हैं कि झूठ में आपको क्या मिलता है, आपको एक प्लेजर मिलता है, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है झूठ किसी चीज को। जैसे आपको है कि मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, बट आपका खुद का मन जानता है कि वो आप कितना पढ़ रहे हो। तो यही आपका साथ एक झूठ है आपके साथ में, आप किस तरीके से दिमाग लगा के पढ़ रहे हो, या सिर्फ बुक लेकर के बैठे हो, या सिर्फ रट रहे हो। इस चीज में आप अपनी झूठ में ही खुश हो जाते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा होता हूँ। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो, जब कोई आपको सच में बताता है, जब कहीं क्वेश्चन पेपर आपका होता है और आप एग्जाम में नहीं क्लियर करते हो, तो वहां पे आपको लगता है कि हाँ, ये मैंने इसको ये पढ़ लिया होता तो मेरा ये निकल जाता, या थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता तो मेरा निकल जाता। तो यही जब वो ट्रुथ आपको पता चलता है तो वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। और इसीलिए लोग डिसलाइक करते हैं, क्योंकि झूठ में ही उनको एक अटैचमेंट मिलती है, झूठ से वो बहुत ज्यादा चिपके होते हैं। और इसी वजह से एक कोटेशन यहाँ पे बेकर ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसी कोटेशन को बताया है, अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। यहाँ पे है ऑफ द लाई इटसेल्फ, मतलब लाई
झूठ खुद है क्या है, करप्ट लव है। नेचुरल दो करप्ट लव, एक नेचुरल और करप्ट लव है, क्या है, झूठ अपने आप में एक नेचुरल और करप्ट लव है। ये क्या, क्योंकि हम झूठ की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं, ये हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन होता है झूठ की तरफ, एंड दैट्स वाई इसको हम पसंद करते हैं, ना कि हम ट्रुथ को पसंद करते हैं। नेक्स्ट नंबर अगर हम बात करते हैं इसके पॉइंट्स को कि क्या बेकन ने अपने ऐसे में लिखा हुआ है, उन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है, पीपल लाई बिकॉज इट कवर्स दियर रियल पर्सनैलिटी। क्या है, क्योंकि लोग क्यों झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके रियल पर्सनालिटी को ये कवर करता है। मतलब आप अगर झूठे हो, आप अगर कुछ गलत काम करा है आपने, कोई आपने किसी के साथ इल ट्रीट किया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि आप उसको बचाने की कोशिश करते हो, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, और आप वन बाय वन करके झूठ बोलते हो, तो ये आपके रियल पर्सनैलिटी को कवर करता है, झूठ आपको कवर करता है, और इसीलिए वो ज्यादा पसंद होता है। झूठ बोलना या झूठ के साथ रहना, झूठ के साथ चिपके रहना, झूठ की मोह माया में जीना, ये लोगों को ज्यादा पसंद आता है। बेकन राइटली सेज दैट अ मिक्सचर ऑफ लाई डथ एवर एड प्लेजर। प्लेजर क्या है, मतलब आपका है अ मिक्सचर ऑफ लाई, आप सच में और झूठ में कोई बात आप बता रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा झूठ का तड़का लगा दोगे, या कुछ बात उसमें झूठ मिला दोगे किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, तो क्या होगा, ये आपको एक प्लेजर देता है, ये इसमें क्या करता है, प्लेजर ऐड करता है, दूसरों को मजा आता है सुनने में, आपको खुद मजा आता है इसको करने में। इसीलिए क्या है, अ मिक्सचर ऑफ लाई डथ एवर एड प्लेजर, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये भी ध्यान दीजिएगा, किस ऐसे से है, ऑफ ट्रूथ से है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अ मिक्सचर ऑफ लाई डथ एवर एड प्लेजर इज रिटन बाय होम, तो ये आपको है ना, या इन विच वर्क ऑफ बेकन दिस कोटेशन इज मेंशन्ड, ये भी ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, द मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाई मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेज एवरीवन। तो यही अभी हमने बात की कि यहाँ पे इस कोटेशन के थ्रू जो बताया है आगे बेकन ने, कि जो मिक्सचर होता है ट्रूथ और लाई का, वो क्या करता है, उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाता है, जो बात होती है उसको इंटरेस्टिंग बनाता है, और उसको क्या करता है, लोगों को मजा आता है उसको सुन करके, लोग उससे खुश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, बेकन कंपेयर्स लाई विद स्नेक क्रॉलिंग ऑन इट्स बेली इंस्टीड ऑफ वॉकिंग ऑन इट्स फीट। देखिए, बेकन ने क्या किया है, लाई को किससे कंपेयर किया है, स्नेक से कंपेयर किया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि बेकन कंपेयर्ड लाई विद व्हाट थिंग, तो वहां पे स्नेक होगा, कि जिस तरीके से स्नेक अपने बेली पे चलता है, कि मतलब वो लोगों के सामने या एक तरीके से वो झुका रहता है, वो उसका नेचर होता है, झुका रहता है, तो यहाँ पे सीधा इरेक्ट नहीं खड़ा होता लाइक अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे वही बात है कि नीचे बेली पे चलता है, तो इसको एक मीन वे में देखा गया है, जबकि ये इसका नेचुरल प्रोसेस है वो स्नेक का, बट यहाँ पे एक मीन वे में कंपेयर उसको किया गया है। किससे किया गया है, मेन से किया गया है, कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों के सामने कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते हैं, दे ऑलवेज बो देयर हेड डाउन, एंड दूसरों से एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है फॉल्स पर्सन हैज टू लेट हिज हेड डाउन बिकॉज ही फील्स गिल्टी ऑल द टाइम ड्यू टू हिज फॉल्सहुड। और जो फॉल्सहुड से, जो अपनी झूठ से वो जो चीजें बोले रहते हैं, उससे वो गिल्टी फील करते हैं, इसलिए वो अपना बो डाउन किए रहते हैं, हेड डाउन किए रहते हैं। और क्या होता है, क्योंकि वो झूठ किस लिए बोला है, कि अपने वो बिजनेस या अपनी जो गलत चीजें हैं उसको छिपाने के लिए, बिजनेस को इलीगली या आप कह लो विद द मिक्सचर ऑफ लाई, वो उसको बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रॉफिट देने के लिए वो दूसरों से झूठ बोलते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, वो कभी भी दे आर लाइक स्नेक, और वो कभी भी दूसरे को के सामने सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं या इरेक्ट नहीं कर सकते, कभी उनसे जो होता है एक फेस टू फेस उनसे इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, उसे कभी भी आंख मिला के बात नहीं कर सकते। ये पूरा यहाँ पे मीनिंग है इस लाइन के थ्रू, जो कि आगे उन्होंने अपने ऐसे में लिखा है। साथ ही साथ बेकन ने क्या लिखा है, बेकन कोट्स मॉन्टेन हु सेड दैट अ लाई इज अ मैन हु इज ब्रेव टुवर्ड्स गॉड बट इज कॉवर्ड टुवर्ड्स मैन। क्या है, अ लायर इज अ मैन हु इज ब्रेव टुवर्ड्स गॉड बट इज कॉवर्ड टुवर्ड्स मैन। तो यहाँ पे अपने कोटेशन के थ्रू बताया है मॉन्टेन ने के कोटेशन के थ्रू बेकन ने बोला है कि जो लायर होता है, जो झूठ बोलने वाला होता है, वो क्या होता है, ब्रेव होता है, किससे, ईश्वर के लिए, ईश्वर की तरफ से वो ब्रेव होता है, क्योंकि वो झूठ बोल
रहा है, लेकिन कॉवर्ड टुवर्ड्स मैन, लोगों के लिए लेकिन वो कावर्ड होता है और वो जो एक कायर होता है। आगे है देयर इज नो शेमफुल एक्ट देन टू बी अ लायर। क्या दिया गया है? झूठा होने से ज्यादा शेमफुल शर्मनाक बात कुछ और ही हो ही नहीं सकती है, ये बेकन ने अपने ऐसे में बोला है। ही एम्फेसाइजेस ऑन द विकेडनेस ऑफ द फॉल्सहुड। आगे उन्होंने विकेडनेस की मतलब फॉल्सहुड की, जो असत्य बातें कर रहे हो आप, गलत बातें कर रहे हो, उसका गलत प्रभाव क्या हो सकता है उस पर एम्फेसाइज करते हुए लिखा है। विच विल कॉल अपॉन द जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन मैनकाइंड। यहाँ है जजमेंट के डे पे आपसे वो क्या होता है, मैनकाइंड के ऊपर जब जजमेंट का डे आता है तो गॉड को आप गॉड के सामने आपको बुलाया जाता है और आपको उसके लिए पनिश किया जाता है। और ये एम्फेसाइज करते हुए लास्ट में उन्होंने अपने ऐसे को कंक्लूड करते हुए ये चीजें लिखी हुई है कि इवन यू आर फेसिंग, यू आर टेलिंग लाई और यू आर speaking lie, you are attached too much attached towards lie, but one day you have to face God, and on that day you'll be your judgment day. On that day you will your everything, truth and lie, that all will be counted, आपका काउंट होगा, एंड देन यू विल बी पनिश्ड देयर बाय गॉड। तब आपको वहां पे मतलब एक ना एक दिन आप जितना भी झूठ बोल लो, आपको एक ना एक दिन तो ईश्वर के पास जाना ही है, जजमेंट के डे आपको उनका सामना करना ही है। और वहां पे आप क्या झूठ बोलोगे, क्योंकि वहां पे तो सब चीजें ईश्वर के सामने होंगी। तो ये बाद में उन्होंने एक डिडैक्टिक वे में बोला भी है, क्रिश्चियन मॉरलिटी को भी एक तरीके से आपको लेसन दिया है, बताने की कोशिश की है। नॉलेजेबल लाइंस यहाँ पे बोली है ऑफ द क्रिश्चियन मोरालिटी, किसके थ्रू? कि जो झूठ बोलने से बड़ा शर्मनाक बात या बड़ी शर्मनाक बात या बड़ी शर्मनाक काम कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि झूठ बोलने के बाद आपको एक दिन ईश्वर को फेस करना ही है और वहां पे आपकी सब चीजें आपके सामने होंगी, आपके जितने वहां से आप बच नहीं सकते हो। चाहे जहां से आप बच जाओ झूठ बोल करके या विद द हेल्प ऑफ द लाई, यू कैन बी स्केप फ्रॉम एवरीवन बट यू कैन नॉट बी स्केप फ्रॉम गॉड। तो ये क्या है, यही लाइन इन्होंने बोला है और ये एक डिडैक्टिक लाइन है जहाँ पे क्रिश्चियन वैल्यूज को, मोरल को उन्होंने इम्पार्ट किया है, उन्होंने एक तरीके से लेसन दिया है अपने इस चैप्टर, इस ऐसे ऑफ ट्रूथ के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट रहा कुछ पॉइंट्स जो कि आपको इस ऐसे में देखने को मिलेगा। और ये पूरा एक तरीके से समरी भी आप कह लो, पूरा सार है इसका कि ऑफ ट्रूथ में बेकन ने क्या क्या बातें बोली हैं। और मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात बताया कि जो भी आपने यहाँ पे कोटेशंस देखे हैं, जैसे यहाँ पे अ लायर इज अ मैन हु इज ब्रेव, और ये है अ मिक्सचर ऑफ लाई डथ एवर एट प्लेजर, और साथ ही साथ ए नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ, ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो ये कोटेशन जरूर ध्यान दीजिएगा, आप सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि ऑफ ट्रूथ चैप्टर से है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है, फ्रांसिस बेकन इन हिज एसे ऑफ ट्रूथ गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ रोमन गवर्नर। रोमन गवर्नर का एग्जाम्पल स्टार्टिंग ही में ही इस ऐसे के देते हैं, ऑफ ट्रूथ के ट्रूथ में उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो वो कौन है? गस, ऑक्टोवियस, पेलैट, एरिस्टोटल या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेलैट, जो कि जीसस क्राइस्ट को जब जज उनको वहां पे ट्रायल के लिए ले जाया जाता है तो वहां पे उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं या क्या सच्चाई है उसको बिना जाने हुए उनका ट्रायल होता है। और हु वाज द गवर्नर ऑफ रोमन एट दैट टाइम? दैट वाज पिलेट, हु ऑर्डर्ड दिस थिंग, जिसने इस चीज का ऑर्डर किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 2, हु सेड दैट द मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाई मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेस एवरीवन। ये लाइन किसने बोली है? ये रैंडम आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ लाई की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बेकन ने ये लाइन बोली है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ लाइंग इज डैश अकॉर्डिंग टू बेकन, शेमफुल, सिन या इरिटेटिंग, या है यहाँ पे इरिटेटिंग होना चाहिए आईएनजी, नन ऑफ दिस। तो हम भी अभी हमने डिस्कस करा कि द एक्ट ऑफ लाइंग इज अ शेमफुल एक्ट, दिस इज शेमफुल अकॉर्डिंग टू बेकन। बहुत ही शर्मनाक बात है झूठ बोलना। अगला है, बेकन इन दिस ऐसे कोट, अ लायर इज अ मैन हु इज ब्रेव टुवर्ड्स गॉड बट इज कॉवर्ड्स टुवर्ड्स मैन। हु ही कोटेड? एरिस्टोटल, मॉन्टेन, पिलेट या नन ऑफ दीज। किसका कोटेशन ये बेकन ने अपने ऐसे में कोट किया हुआ है? आपको इसका आंसर देना है। तो वो है मॉन्टेन, जो कि एक इंस्पिरेशन थे बेकन के लिए ऐसे लिखने के लिए।
बेकन ने मॉन्टेन के थ्रू ही ऐसे लिखा है, इनको देख देख के, इनके समझ के, इनको पढ़ करके इसे लिखा है। तो एक तरीके से इमिटेट किया है, या आप कह लो इनको गुरु मानते थे, इनके टीचर थे, एज अ आइडल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बेकन इन दिस essay talk about a certain kind of mind of or people who are not easily convincible. Who are they? पीपल जो बेकन ने बात की है इस ऐसे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की है जो इजीली कन्विंस नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल माइंड होते हैं, स्केप्टिकल माइंड होते हैं, या आपका है मनी माइंड होते हैं, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। स्केप्टिकल माइंड के लोग होते हैं जो कि किसी की बातों से इजीली कन्विंस्ड, हमेशा डाउट में रहते हैं, कि मतलब उनको अगर आप कोई चीज बता दीजिए तो वो क्या बोलते हैं कि वो उससे कन्विंस नहीं होते हैं, हमेशा डाउट में ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को संशयी दिमाग वाले बोला जाता है, या संशयी माइंड के जो डाउटफुल लोग होते हैं, कि किसी के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। दैट इज द थिंग जिसमें जो बेकन ने यहाँ पे इस ऐसे में बात की है उनके बारे में। अगला है, अकॉर्डिंग टू बेकन हु एट false pleasure in their poetry to reach a higher level of accomplishment। ये भी बात बेकन ने अपने ऐसे में करी है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेकन के अकॉर्डिंग वो कौन से लोग हैं जो अपनी पोइट्री को हायर लेवल ऑफ अकॉम्प्लिश करने के लिए फॉल्स चीजों का यूज करते हैं, फॉल्स प्रीज करते हैं। जैसे नेचर का हो गया, नेचर को इस तरीके से दिखाएंगे, नेचर के बारे में बात करेंगे, या किसी ब्यूटीफुल लेडी के ऊपर कोई कविता लिखी जा रही है तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि जैसे वो लोगों को प्लेजर दे सके, लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट कर सके, और वो लोग उसको पढ़ें, लोग उसको समझें। तो ये कौन से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पोइट्री में फॉल्स चीजों को प्रेज करते हैं, गलत चीजों का या झूठी चीजों की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं, कि उनका जो वर्क है वो बहुत हायर लेवल ऑफ अकम्प्लिश वर्क माना जाए। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पोएट। ठीक है, ऑप्शन C is the answer of this question number 6. Number 7, Francis Bacon was an essayist, dramatist, या आपका है novelist। तो essayist आप सभी जानते हो, great essayist of the Renaissance era. Number 8, according to Bacon, from where the truth come from? कहाँ से आता है truth? God, human conscience, या nature, या none of these? तो वो क्या है? God से, ईश्वर से आता है truth, ईश्वर के पास से truth होकर के आता है, और ईश्वर का उसमें एक तरीके से ब्लेंड होता है। ईश्वर का आप ये कह लो कि ईश्वर उसमें एक उनका एसेंस होता है, एक उनका तत्व होता है ट्रूथ में, इसलिए ईश्वर के पास से होकर के आता है, ईश्वर से होकर के आता है। हाउ डज द ऑथर कंपेयर ट्रूथ विथ? ट्रूथ को ऑथर ने किस तरीके से कंपेयर किया है? नेकेड एंड ओपन डे लाइट, या है आपका डार्क एंड नॉट क्लियर, चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग, या है नन ऑफ दीज? तो ट्रूथ को जो किया है वो कंपेयर वो किसे किया है? नेकेड एंड ओपन डे लाइट से। मतलब ट्रूथ क्या होता है, जो सच्चाई क्या होती है, वो नेकेड होती है, वो मतलब क्लियर होती है, सब कुछ समझने जानने के लिए होती है। लाई जो होती है वो एक बहुत बाह्य आडंबर उसमें होता है, और ट्रूथ को किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है, बिल्कुल भी उसमें किसी भी तरीके का एक तरीके डाउट की सब चीजें नहीं रहती हैं। तो इसीलिए जो कंपेयर किया है ट्रुथ को, वो नेकेड एंड ओपन डे लाइट से किया है, कि उजाले की तरह होता है ट्रुथ, जो फैला रहता है और सबको एक तरीके से खुशी प्रदान करता है। नंबर 10 वी हैव डैश, यहाँ पे है सेज दैट द मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाई मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेज एवरीवन। ये किसने बोला है? एसी ब्रेडले, या बेकन, या प्लेटो, या सोक्रेट? यहाँ पे आपका है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका है बेकन, बेकन। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेंगे। नंबर 11, ट्रूथ इज डिफिकल्ट टू एक्वायर विदाउट हार्ड वर्क इज अ कोटेशन फ्रॉम बेकन्स एसे। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ बहुत डिफिकल्ट होता है एक्वायर करना हार्ड वर्क से। ये कोटेशन बेकन ने कहा, किस हिस्से में लिखा है? अभी हमने इसके बारे में बात की थी। ट्रूथ इज डिफिकल्ट टू एक्वायर विदाउट हार्ड वर्क एंड दैट्स व्हाई पीपल गो टूवर्ड्स लाई, पीपल डिसलाइक ट्रूथ, क्योंकि हार्डवर्क से इसको, विदाउट हार्डवर्क इसको एक्वायर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और ये किस ऐसे में बात की है? ये ऑब्वियसली ऑफ ट्रूथ में बात की है बेकन ने। अगला है क्वेश्चन, हु सेज दैट पीपल जनरली डू नॉट केयर फॉर ट्रूथ? किसने बोला है कि पीपल, जो लोग होते हैं वो जनरली ट्रूथ के लिए केयर नहीं करते हैं? वो बोला है
बेकन ने ऑप्शन डी, फ्रांसिस बेकन ने बोला है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नंबर 13, व्हेन वाज बेकन बोर्न, बेकन का बर्थ कब हुआ था, इसका आंसर आपको देना है। जनवरी 22 1561, जनवरी 22 1563, फरवरी 10 1560 या आपका है मार्च 16 1559। तो आंसर है जनवरी 22 1561 इज द करेक्ट आंसर। Francis Bacon was born on that day. Option A is the answer. Next number question, number 14. When did Francis Bacon die? 1642, 1626, 1628 या 1630? The answer is option B, 1626. याद रखिएगा ये दोनों एरा, दोनों टाइम, डेट, ईयर की 1561 से 1626 तक का टाइम ड्यूरेशन वो फ्रांसिस बेकन का है। नंबर 15, हाउ मेनी कलेक्शंस ऑफ एसेज वर पब्लिश्ड बाय फ्रांसिस बेकन? कितने नंबर ऑफ कलेक्शंस जो हैं वो एसेज का कलेक्शन जो है वो फ्रांसिस बेकन ने पब्लिश करा है? 3, 4, 5, 6। तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो 3 ऑप्शन ए इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एज अ एसेज फ्रांसिस बेकन को पढ़ रहे हो या इनके एसेज के बारे में पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 कलेक्शंस ऑफ एसे फ्रांसिस बेकन पब्लिश्ड। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट कलेक्शन, इनकी डेट भी आपको याद करनी होगी, इनका ईयर भी याद करना होगा। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसे बेकन एसे वाज पब्लिश्ड इन 1594, 1595, 1596, 1597। तो करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन डी 1597। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सेकेंड कलेक्शन ऑफ एसे बाय बेकन वाज पब्लिश्ड? सेकेंड कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट की बात कर ली 1597 में, अब सेकेंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है? 1610, 1612, 1614 या 1615? आंसर इज ऑप्शन बी 1612। अब थर्ड की हम बात करेंगे यहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एसेज वर देयर इन सेकेंड एडिशन ऑफ बेकन्स एसे? बेकन ने जो सेकेंड एडिशन एसे पब्लिश करा था कलेक्शन ऑफ एसेज का वो 1612 में किया था। अब आपको बताना है कि उतने उसमें जो कलेक्शन ऑफ एसे था, सेकेंड कलेक्शन ऑफ एसेज बाय बेकन, उसमें कितने नंबर ऑफ एसेज थे? क्योंकि कलेक्शन क्या होता है, संग्रह होता है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एसेज रहे होंगे, तो वो नंबर आपको बताना है 10, 20, 38 या है आपका 42। तो वो क्या है? ऑप्शन सी 38। 38 ऐसे देखिए 38 ऐसे इनके सेकंड एडिशन में था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 19, थर्ड एडिशन बेकन ऐसे कंटेन्ड ऐसे कितने ऐसे रखा मिलता है बेकन के थर्ड कलेक्शन ऑफ एसेज में? वो है 36, 58, 38 या है आपका 45। तो ऑप्शन बी होगा 58। ये सब क्वेश्चन फिर से आप रिवर्स करके एक बारी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूर एक बारी रिवाइंड करिए, आपको याद करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नंबर नेक्स्ट है फर्स्ट बुक ऑफ एसेज बाय फ्रांसिस बेकन वाज डेडिकेटेड टू एंटोनी हु वाज बेकन्स? आपको बताना है कि जो फर्स्ट बुक ऑफ एसेज, जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज था फ्रांसिस बेकन का, वो किसको डेडिकेट किया था? एंटोनी को डेडिकेट किया था। और एंटोनी कौन था? टीचर, कजन या है आपका उनका फ्रेंड था या ब्रदर था? तो ऑप्शन डी एंटोनी वाज फ्रांसिस बेकन ब्रदर, जिनको इन्होंने फर्स्ट बुक ऑफ एसेज जो था कलेक्शन ऑफ एसेज था उसको डेडिकेट किया था। नेक्स्ट नंबर, थर्ड एडिशन ऑफ एसे बाय फ्रांसिस बेकन वाज डेडिकेटेड टू? थर्ड एडिशन एसे का वो फ्रांसिस बेकन ने किसको डेडिकेट किया था? ड्यूक ऑफ बकिंगम या है एंटोनी, प्रिंस ऑफ वेल्स, नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन ए है ड्यूक ऑफ बकिंगम, बकिंगम पैलेस के ड्यूक को ये थर्ड एडिशन ऑफ एसे फ्रांसिस बेकन ने डेडिकेट किया था रेनिशा में। 22, Which edition of essays Bacon was dedicated to Henry Prince of Wales? अब देखिए फर्स्ट की हमने बात कर ली, थर्ड की बात कर ली, बचा सेकंड। तो ये जो होगा, जो प्रिंस ऑफ वेल्स को इन्होंने डेडिकेट किया था हेनरी प्रिंस ऑफ वेल्स को, वो सेकंड नंबर ऑफ एसेज कलेक्शन ऑफ एसे रहा होगा। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये कुछ नंबर ऑफ एसेज के क्वेश्चंस थे इस ऑफ ट्रूथ एसे से रिलेटेड, और साथ ही साथ इससे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करा। एक बार जरूर आप जो अभी मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे जरूर रिमाइंड करके इसको फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आपके एग्जाम पॉइंट से, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो बन सकता है आपका, उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए और इनके एसेज के बारे में बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड आपसे नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ बर्टन रसल के एसे से
के साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के, और सिलेबस मैं आपका पूरा कवर करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। 1 बाय 1 करके आपके एग्जाम से पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा। सो अदर वीडियोस को भी वॉच आउट करिएगा। जिन्होंने EMRS की वैकेंसी, एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, आपकी उसकी वैकेंसी आ गई है PGT के लिए, जिन्होंने डाला हो वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। उसमें आपको जो सिलेबस में आपके इंक्लूडेड है इंग्लिश लिटरेचर के, उसके वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। सो गो एंड चेक आउट दैट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।